everyone and welcome back to my channel and I hope आप लोग सब fit and fine होंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रही हूँ आज की वीडियो में, जो कि है IELTS। यस, IELTS आपने सुना होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो उनसे कनेक्टेड है। क्योंकि उसमें मैंने बताया था बीइंग अ इंडियन नर्स आप मालदीव में कैसे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस। और उसके बाद मैंने एक्सप्लेन करा था कि 12th के बाद आपके पास क्या स्कोप होते हैं नर्सिंग में जाने के लिए, मींस नर्सिंग प्रोग्राम से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या कोर्सेज होते हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो है IELTS, एक लैंग्वेज टेस्टिंग एग्ज़ाम होता है जो कि कनेक्टेड होता है आपके नर्सिंग से भी और बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए और IELTS के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, क्या होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसकी कितनी कॉस्ट आती है, इसका पर्पस क्या है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि IELTS है क्या। IELTS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसका जो फुल फॉर्म आती है वो आती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिस कंट्री में इंग्लिश नहीं बोली जाती, जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो ये उन ऐसे कंट्रीज़ के लिए होता है जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, और उन कंट्रीज़ में जाने के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी होता है जहाँ पर कि इंग्लिश बोली जाती है एज अ नेटिव कंट्रीज। तो IELTS कहाँ कहाँ वैलिड होता है? UK, US, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो वहाँ पर चाहे आप इमिग्रेंट हो रहे हैं, या आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं, या आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाके काम करना, रहना या पढ़ना, तीनों चीज़ों के लिए आपको IELTS एग्ज़ाम का क्रॉस करना ज़रूरी होता है। चलिए, तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल। जैसे कि आपने 12th के बाद UK के किसी कॉलेज में पढ़ने का सोचा फॉर योर हायर एजुकेशन, तो वहाँ पर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको IELTS के जो स्कोरिंग होती है वो भी लगानी पड़ती है। वो आपकी एलिजिबिलिटी शो करता है कि आप इंग्लिश समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप एज अ प्रोफेशनल बॉडी काम करने जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्सेज, जैसे नर्सेज आजकल UK जा रही हैं वर्क वीज़ा के लिए या कनाडा जा रही हैं, तो उनको भी IELTS एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और उसकी स्कोरिंग को जो उनकी नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, जो कि ये शो करता है कि ये नर्स एक कैपेबल है इंग्लिश में बात करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, तो उनका इंश्योर करना कि जो कैंडिडेट यहाँ आके पढ़ रहा है या जो कैंडिडेट यहाँ पर आके काम करने वाला है वो इंग्लिश को अच्छे से समझता है। ऐसे ही तीसरा है माइग्रेशन। अगर आप वहाँ का सिटीज़न बनना चाहते हैं या वहाँ की आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है IELTS। उसका भी एक मिनिमम स्कोर होता है जो कि आपको दिखाना पड़ता है कि आप वहाँ के सिटीज़न बनने के लिए या वहाँ का कार्ड लेने के लिए कैपेबल हो, आपको उतनी इंग्लिश आती है। तो हर चीज़ों के, हर कॉलेजेस के रिक्वायरमेंट अलग होते हैं। मींस UK के कॉलेजेस की जो IELTS की रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी, कनाडा के जो कॉलेजेस होंगे उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। ऐसे ही वर्क वीज़ा के लिए भी रिक्वायरमेंट हर कंट्री की अलग होती है, और माइग्रेशन के लिए भी हर कंट्री के लिए अलग अलग होती है। इंडिया में IELTS एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जिसको हम बोलते थे IDP, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरी होती थी ब्रिटिश काउंसिल। बट लास्ट ईयर जुलाई के बाद इंडिया में अब सिर्फ IDP IELTS के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं, ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट नहीं कराती। तो पहले हमारे पास 2 पोर्टल्स होते थे, चाहे तो हम ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जाके भी अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करके जा सकते थे, या हम IDP के थ्रू जा सकते थे। तो अब आपके पास सिर्फ एक सोर्स पता है जो कि है IDP, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसी के ही ज़रिए आपको अपने पोर्टल पे जाके अपने IELTS एग्ज़ाम को बुक कराना पड़ता है, और उसी के थ्रू, उनके प्रोटोकॉल के थ्रू आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है। IELTS जो एग्ज़ाम होता है वो 2 तरीके से होता है, मीन्स उसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एकेडमिक और दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक्स आप समझ सकते हैं, एकेडमिक से रिलेटेड मीन्स जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट
कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं वो एकेडमिक आइल्स के लिए अपीयर करते हैं, और जो प्रोफेशनली रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं नेटिव इंग्लिश नेटिव कंट्रीज़ में, उनको भी IELTS एकेडमिक देना होता है। जैसे कि नर्सेस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, उन लोगों को भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन दूसरी कंट्री में कराना है तो वहाँ पर भी उनको IELTS एकेडमिक देना होता है। और अगर मैं जनरल ट्रेनिंग की बात करूँ तो जनरल ट्रेनिंग बेसिकली यूज़ होता है फॉर माइग्रेशन पर्पस। आपने वीज़ा और यू आर अप्लाइंग फॉर द PR, उस केसेस में आप जनरल ट्रेनिंग देते हैं। दोनों GT और एकेडमिक आइल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, बट उनके कुछ मॉड्यूल स्ट्रक्चर जो इनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके स्कोरिंग में और उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। क्योंकि एकेडमिक आइल्स में जो आपको डाटा मिलता है, जिस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो कुछ बेसिकली कॉलेज और प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। और वहीं अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें जनरल टॉपिक्स आ जाते हैं। जो भी आपके मॉड्यूल्स में इंफॉर्मेशन देते हैं या जिस तरीके का पैटर्न होता है वो बहुत ही जनरल होता है। और वहीं एकेडमिक में वो थोड़ा स्पेसिफिकली एकेडमिक और प्रोफेशन से रिलेटेड टॉपिक्स उसमें आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉस्ट पड़ती है IELTS की। मैंने 2019 में IELTS 2 बार दिया था, तब उसकी कॉस्ट कुछ 12,000 रुपीज़ थी। बट अगर मैं अभी करंटली बात करूं तो अभी जो करंट कॉस्ट है वो आपका 14,700, जिसमें चारों मॉड्यूल्स कवर होते हैं। IELTS को देने के 2 मोड्स होते हैं। पहले हम पेपर बेस्ड ही करते थे, बट अब आपके पास कंप्यूटर बेस्ड तरीका भी है। मीन्स IELTS एग्ज़ाम आप कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हैं। आपको सेंटर पे जाना है, बट आपको लैपटॉप या आपको कंप्यूटर मिलेगा, सिस्टम होगा आपके पास, उसके थ्रू आपको वो चारों मॉड्यूल जो उसमें होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। और वहीं पेपर बेस्ड में आपको पेपर एंड पेंसिल मिलती है और उसके थ्रू आपको देना होता है। तो जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, जब भी आप एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें आपको चॉइस आती है कि आप कंप्यूटर बेस्ड भर रहे हैं या आप पेपर बेस्ड कर रहे हैं। तो जिस भी तरीके की आपकी प्रिपरेशन है, आपने प्रैक्टिस करी है, आप वही मॉड्यूल को चूज कीजिए। बिफोर वी स्टार्ट नोइंग कि IELTS एग्ज़ाम क्या होता है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट IELTS एग्ज़ाम के लिए जो होती है वो होती है पासपोर्ट। यस, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग एग्ज़ाम होता है इसका एक मैंडेटरी पास अगर मैं बोलूँ तो वो होता है पासपोर्ट। जिनके पास पासपोर्ट होता है वो ही इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि वही आपका एक तरह से एंट्री पास होता है। तो पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं बाहर किसी कंट्री में पढ़ना जाना चाहते हैं या स्टडी पर्पस के लिए माइग्रेशन, तो सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए। जब आपके पास पासपोर्ट आ सकता है तो आप IELTS एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि IELTS के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब उसके देखते हैं कि उसमें एक्चुअली आता क्या है, एग्जाम्स में क्या चीज़ पूछी जाती है। तो 4 मेन चीज़ें होती हैं IELTS में। फर्स्ट, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। यस, आपके चारों मॉड्यूल चेक होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो उसमें एक आपके पास एक एग्जामिनर होता है जिसके पास एक टेप रिकॉर्डर होता है, जो कि आप एंटर करते हैं और वहाँ पर आपका एक फेस टू फेस काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 बार अपीयर कर चुकी हूँ और एक टाइम मेरा कोविड में हुआ और बाकी के जो 2 टाइम थे वो नॉन कोविड टाइम था, बट दोनों ही टाइम में मुझे फेस टू फेस मिला। बट काफ़ी लोगों का बोलना है कि कोविड के टाइम पे आप जाते तो थे, वहाँ पर हमेशा होटल्स में होते हैं जहाँ पर आपका सेंटर पड़ता है और वहाँ पर वेन्यू होता है। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो डिफरेंट रूम्स में होते हैं। कई बार एक सेंटर में एक ही एग्जामिनर होता है, बट जब मैं लेटेस्ट गई थी वहाँ पर 3 एग्जामिनर्स थे और तीनों एग्जामिनर्स अलग अलग रूम में थे। वो एक होटल का रूम काइंड ऑफ होता है और वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, आपको अंदर जाना होता है और एग्जामिनर वहाँ बैठी होती हैं। तो अभी कोविड के टाइम में काफ़ी लोगों ने बोला था कि हमारा ऑनलाइन हुआ, जो एग्जामिनर थी वो हमें वीडियो के थ्रू दिख रही थी, वहाँ पर एज अ पर्सन प्रेजेंट नहीं थी। बट आई थिंक अब सिनेरियो डिफरेंट है। अब आपको जो पर्सन है, जो एग्जामिनर है, वो फेस टू फेस मिलेगा। और इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A में वो सिंपल आपसे काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन लेती हैं, आपका आप क्या हो, कहाँ रहते हो, क्या आपका प्रोफेशन है, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका आपका कौन सा होम टाउन है, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछती हैं। अगर पार्ट B की बात करो तो वहाँ पर आपको एक क्यू कार्ड मिलता है। मीन्स वो आपको एक टॉपिक देते हैं और वहीं पर आपको 1 मिनट मिलता है कि आप प्रिपेयर करें और पूरे ऑलमोस्ट 2 मिनट्स तक आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है। वो आपको वहीं पे अपने आप से रोक देंगी और 3rd पार्ट वहीं पे शुरू हो जाएगा जहाँ पर वो डिस्कशन करेंगी। तो ज़्यादातर मैंने अपने पास एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जो पार्ट B में आपका जो क्यू कार्ड आता है
उसी के बेसिस पे कुछ लेंदी डिस्कशंस होते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्पीकिंग जजमेंट होगी, कैसे आप बोलते हैं, क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन है, किस तरीके से आपकी ग्रामर है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, किस तरीके से आप इंग्लिश में क्वेश्चन समझ पाते हैं और उनका आंसर दे पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलने की प्रैक्टिस तो करते हैं बट सुनने की नहीं करते। तो जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप तुरंत उस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकें कि इंग्लिश में जब आपसे पूछा गया तो वो क्वेश्चन क्या है और उसका क्या आंसर बनेगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपका आता है रीडिंग मॉड्यूल। उसमें भी आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3। पैसेज 1 थोड़ा कम हार्ड होता है या हम उसे इजी बोल सकते हैं। पार्ट 2 थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है और जो पार्ट 3 होता है वो थोड़ा सा टफ होता है तीनों पार्ट में से। और आपको पूरे 60 मिनट्स मिलते हैं। पूरा एक क्वेश्चन पेपर काइंड ऑफ आता है, उसमें आपके पैसेजेस होते हैं और एंड में उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पैसेज पढ़ के उनको आंसर करना होता है। और आपके पास एक OMR शीट होती है जिसपे कि आपके चॉइसेस होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ABCD। तो जो भी आंसर करेक्ट है या फिर अगर उसका आंसर लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिले हैं, आपको वर्ड्स लिखना है तो आप वहाँ पर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो उस 60 मिनट्स में आपको पूरा पेपर सॉल्व भी करना पड़ता है और फिर उसको OMR शीट पे लिखना भी होता है। कई बार मैंने तीनों टाइम में ये एक्सपीरियंस करा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का स्किप हो जाता है। इवन तो जो मैंने लास्ट ईयर जुलाई के बाद दिया था उसमें तो मैंने देखा पूरा का पूरा वो लड़की सॉल्व करती गई बट वो उस आंसर शीट में नहीं लिखती गई। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे ट्रिक्स एंड टिप्स की आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं आइल्स एग्जाम में और कैसे लिख सकते हैं। अभी हम बेसिक देखते हैं। बेसिकली रीडिंग में वो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी देखते हैं कि जैसे कि आपको कुछ लिखी हुई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो क्या आप उस लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं। उसमें हमारी जैसी इंग्लिश नहीं होती, वहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश लिखी हुई होती है इस पैसेज में। तो वो आपको प्रैक्टिस से कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं समझ में आता, तो वो प्रैक्टिस करके वहाँ पर एग्जाम देने जाना होता है ताकि आपको उसकी मीनिंग समझ सके, तभी आप उसका क्वेश्चन समझ पाएंगे और उनको आंसर कर पाएंगे। अगर नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करूँ तो वो होता है लिसनिंग। और मेरे को जहाँ तक लगता है चारों मॉड्यूल में सबसे ईजी होता है क्योंकि आई प्रेफर कि वहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन जो होती है वो सुनाई देती है। वहाँ पर आपको हेडफोन्स लगाने होते हैं और एक ट्रैक बजता है, ट्रैक बजेगा और आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिनमें कि कन्वर्सेशन जो आप सुन रहे हैं उसके बारे में उसकी एक शॉर्ट ब्रीफ समरी होती है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में हो सकती है, मैचिंग में हो सकती है, लाइक MCQ क्वेश्चन टाइप में हो सकती है या टाइटल फॉर्मिंग हो सकती है। तरह तरह के फॉर्मेट होते हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो वहाँ पर आपको सुन के इन्फॉर्मेशन को लिखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर 2 लोगों का कन्वर्सेशन होता है और हमेशा वो पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, तो मे बी शी विल आंसर माई नेम इज मैरी विल्सन। तो वहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा होगा पे कैंडिडेट नेम मैरी स्लैश, तो विल्सन इज हर सरनेम, तो वहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक में विल्सन लिखना हो। तो इस तरीके से मॉड्यूल्स में लिसनिंग में क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी आती है कि आप कितना अच्छा सुन के उसको लिख पा रहे हैं। मीन्स आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी कितना अच्छा आप जब आएंगे उस कंट्री में तो कितने अच्छे से आप लोगों से सुन के इंफॉर्मेशन को लिख पाएंगे। यस। और जो 4th मॉड्यूल होता है वो हमारा होता है राइटिंग का, जहाँ पर कि थोड़ा डिफरेंस होता है जनरल ट्रेनिंग में और एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में रिपोर्ट राइटिंग होती है एज अ पार्ट 1। यस, ये एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट A पार्ट B। अगर एकेडमिक की बात करें तो पार्ट 1 में रिपोर्ट राइटिंग होती है, एक इंफॉर्मेशन होगी समरी में, ग्राफ में, चार्ट में, फ्लो चार्ट में, और उसकी आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। और दूसरा होता है आपका एक एसे राइटिंग काइंड ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें आपको टॉपिक देंगे, अलग अलग किस तरह के टॉपिक होते हैं, कभी डिस्कशन टॉपिक होता है, कभी आपका व्यू मांगते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको एसे लिखना होता है। और वहीं अगर मैं जीटी की बात करूँ, जनरल ट्रेनिंग एकेडमिक्स की, तो फर्स्ट पार्ट में वहाँ पर लेटर होता है, आपको लेटर का सिनेरियो देंगे कि आपको किसको और किस वजह से लेटर लिखना है, और दूसरा उसमें भी एसे होता है। तो यही एक बेसिक चेंजेस हैं जो कि मॉड्यूल्स में आते हैं। बाकी जो स्कोरिंग की रेंजेस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं,
बट अगर हम आइल्स एग्ज़ाम के मॉड्यूल्स देखें तो ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हम सिंपली समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी गाइस देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आइल्स कोई कोर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, आपको कोई बहुत अच्छे कॉलेज में जाके आइल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। क्योंकि मैंने पहली बार जब दिया था तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे आए थे। जब मैंने दूसरी टाइम में दिया, 3 मंथ के गैप में दिया था, 3 मंथ बाद दिया था, तो मैं उसमें प्रैक्टिस थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि मुझे लगा रही मुझे तो आ गया है। और थर्ड टाइम में जब मैंने दिया तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया, मेरे स्कोर बहुत अच्छे आए थे, मेरा ओवरऑल 7 आया था। बट एक मॉड्यूल में मुझे बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स मिले थे और एक मॉड्यूल में बहुत कम मार्क्स मिले थे। तो मैंने जहाँ जहाँ मेरे एरर्स पहले 2 टाइम में थी वहाँ मैंने वर्क करा था और लिटरली वो काम किया था। तो बेसिकली इसमें कोई सिलेबस नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप स्पीकिंग के अपने घर में ही आप कुछ न्यू वर्ड सीखिए, उनसे अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए। राइटिंग में आप कुछ भी एसेज लिखिए और रीडिंग के लिए आप सबटाइटल्स पढ़ सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स पे या किसी भी इंग्लिश सीरीज़ को आप देखिए, पर इंग्लिश में देखिए और उसके साथ नीचे सबटाइटल्स देखिए। सीरीज रियली हेल्प यू, क्योंकि जब मैं कुछ नई सीरीज़ देखती थी हम लोग, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स होते थे जिनका मीनिंग हम डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते। बट जब मैं इंटरनेट पे देखती थी या वीडियो में देखती थी तो आई यूज़ टू सर्च कि इसका क्या मतलब होता है, तो उससे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती थी। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ कि एग्ज़ाम जहाँ कंडक्ट होता है तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स में कंडक्ट होता है। मेरा तीनों बार ही ऐसा हुआ था कि स्पीकिंग अलग हुआ था और बाकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग मॉड्यूल्स अलग हुए थे। बट मैंने कुछ लोगों से ऑब्जर्व करा है कि उनका चारों मॉड्यूल एक ही दिन पे होता है। पहले उनका स्पीकिंग होता है और तीनों मॉड्यूल जो बाकी होते हैं वो हमेशा एक ही साथ होते हैं। बट स्पीकिंग के चॉइसेस होते हैं, कभी कभी आपको स्पीकिंग की डेट मिलती है फिक्स करने के लिए, तो हमेशा मुझे अलग डेट मिली और मेरा स्पीकिंग तीनों बार ही अलग हुआ। पर बाकी ज़्यादातर लोगों का मैंने सुना है कि साथ में होता है। इट अप टू यू, देखते हैं आपका कैसे होता है। और बाकी ये एग्ज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जहाँ पर भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनीज़ होते हैं। तो इंडिया की तरह वहाँ पर इतना लीनियंसी नहीं होती। वहाँ पर आप कोई भी गैजेट, कोई भी पेपर, नथिंग, आप सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट पाउच में अपनी स्टेशनरी कैरी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप ना भी कैरी करें तो वहाँ पर सारी स्टेशनरीज आपको मिलती है। आपको पेंसिल की ज़रूरत होती है, आपको पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, वो लोग सब कुछ देते हैं, हैंड फ्री वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। वॉशरूम के लिए भी बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते, आपका थंब इम्प्रेशन लगता है फिर आप एंट्री होती है। अगर आपको वॉशरूम के लिए जाना है तो आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, अपना थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा और फिर आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं। देन यू कम बैक अगेन, यू हैव टू पंच इन एंड देन यू हैव टू टेक योर पासपोर्ट एंड देन यू हैव टू सिट। तो गाइज ये कुछ बेसिक सा मैंने आपको बताया कि IELTS एग्जाम क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या कॉस्ट पड़ता है, कितने टाइप के होते हैं, कितने मोड्स के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं कि चारों मॉड्यूल्स में क्या क्या, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एकेडमिक में से GT में क्या डिफरेंस है, रीडिंग और लिसनिंग में या राइटिंग में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें कुछ इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँ, क्योंकि जो मैंने इस बार सीखे थे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्पेशली फॉर रीडिंग, वो मेरे पर्टिकुलरली बहुत काम आए थे। तो अगर आप गाइस चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप आगे IELTS के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए एंड आई एम श्योर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। और eat healthy, stay healthy, love your family. Bye bye.